Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Star Academy TET। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संसद की शब्दावली और संसद की समितियाँ, जो कि सीटेट, यूपीटेट, चाहे वो KVS हो या D++ भी हो या सुपर टेट हो, सभी में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन जो है सभी में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो संसद की शब्दावली और संसद की समितियों से जो क्वेश्चंस आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। और हम जो पढ़ेंगे सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ उतना ही, ये नहीं कि पूरा लेंथ ही पढ़ लिया जाए। ये बस इतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और जितना उसमें पूछा जाता है सिर्फ उसी टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि दिख रहा है, हम बात करने वाले आज संसद की शब्दावली, और इस संसद की शब्दावली में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ चाहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें प्रश्नकाल होता है जिसका टाइम पीरियड होता है 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है और इसमें क्वेश्चंस क्या आता है? इसमें होता है हमारा, इसके अंदर सरकार से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरकार मौखिक रूप में तुरंत देती है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा काल है जिसमें सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरकार तुरंत देती है। तो आंसर होगा हमारा प्रश्नकाल। और क्वेश्चन आता है कि प्रश्नकाल का टाइम पीरियड कितना होता है। तो प्रश्नकाल का टाइम पीरियड होता है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। अगले बात करते हैं हम शून्यकाल की। तो शून्यकाल का टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले तो शून्यकाल का टाइम पीरियड कितना होता है। शून्यकाल का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। 12 से 1 देख लीजिएगा, 12 से 1 बजे तक का होता है इसका टाइम पीरियड। ओके, फिर इसके बाद का बात करते हैं हम, इसमें लोक महत्व से जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, यानी कि लोक महत्व से मुद्दे जो होते हैं वो उठाए जाते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि 12 बजे से 1 बजे तक है, और अगर ज़रूरत पड़ने पर उसका टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। नोट कर लीजिएगा इस लाइन को। और टाइम पीरियड को कौन बढ़ाता है? तो टाइम पीरियड को जो बढ़ाता है वो लोकसभा का स्पीकर, टाइम पीरियड को लोकसभा का स्पीकर बढ़ाता है, ठीक है। बात करते हैं अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन होगा हमारा, शून्यकाल का टाइम पीरियड कब से कब तक होता है। शून्यकाल का या फिर क्वेश्चन हो सकता है शून्यकाल का टाइम पीरियड बताइए। तो शून्यकाल का टाइम पीरियड होगा 12 बजे से 1 बजे तक। ओके, अगला क्वेश्चन होता है हमारा, वह कौन सा काल है जिसका टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। तो आंसर होगा हमारा शून्यकाल। अगला क्वेश्चन की बात करें तो शून्यकाल का टाइम पीरियड कौन बढ़ाता है या इसके बढ़ाने के कार्य को कौन संपन्न करता है। तो आंसर होगा हमारा लोकसभा का स्पीकर। आगे बात करते हैं हम तार्किक प्रश्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्टेड क्वेश्चंस। तो इसकी बात करते हैं हम, इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है, इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है इसमें, इसके अंदर जो है मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनका उत्तर भी, जो उनका उत्तर देता है वो भी मौखिक रूप में देते हैं, ठीक है। उनका उत्तर भी मौखिक रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है हमारा, वह कौन सा काल है जिसमें मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आंसर भी मौखिक रूप में ही दिए जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा तार्किक प्रश्न, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, जिनको हिंदी में बोलते हैं अनुपूरक प्रश्न। आगे बात करते हैं हम अतार्किक प्रश्न, ठीक है। अतार्किक प्रश्न की बात करते हैं तो ये होगा हमारा अतार्किक प्रश्न की बात करें तो ये होगा हमारा, इसमें प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं परंतु उत्तर जो होता है वो लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है। इसमें बात करिए यहाँ पर, ये देखिए
इसमें जो होगा प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो मौखिक रूप से पूछे जाएंगे और उत्तर लिखित रूप में दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा काल है जिसमें प्रश्न तो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं तथा उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो आंसर होगा हमारा अतार्किक प्रश्न। और इसमें एक बात होती है, इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाते। ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आगे बात करते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। अब बात कर रहे थे हम अविश्वास प्रस्ताव की। जो अविश्वास प्रस्ताव में जो होता है, इसमें जो होता है हम बात करते हैं, ये सरकार के बहुमत का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, सरकार के बहुमत का पता लगाया जाता है। दोबारा सुनिए, इसके अंदर सरकार के बहुमत का पता लगाया जाता है, जो कि कौन लाता है, जिसको विपक्ष द्वारा लाया जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना सबसे ज़्यादा किसने किया। तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो किया था सबसे ज़्यादा वो इंदिरा गांधी ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अविश्वास प्रस्ताव का सामना जो करा था सबसे ज़्यादा वो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको। और आगे बात करते हैं हम विघटन की। विघटन की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 45 के द्वारा लोकसभा के विघटन किया जा सकता है। लोकसभा का जो विघटन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। और ये विघटन किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो इसका विघटन कर सकता है। अब बात करते हैं हम संसद की समितियों पर। जो संसद की समितियां हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी समितियां हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम प्राकलन समिति और लोक लेखा समिति, और एक होती है फिर विशेषाधिकार समिति। संसद की समितियां, ये 3 समितियां हैं। उनका कार्यकाल जो होता है संसद की समिति का वो 1 वर्ष होता है। तो आइए बात करते हैं हम प्राकलन समिति की। तो प्राकलन समिति की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं हम, इसका कार्यकाल जो होता है वो होता है 1 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, इसका कार्यकाल होगा 1 वर्ष। और इसमें मंत्री जो हैं वो शामिल नहीं किए जाते। प्राकलन समिति में कोई मंत्री शामिल नहीं होता। और इसमें जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होता। अगर पूछा जाए कि वह कौन सी समिति है जिसमें लोकसभा से तो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के सदस्य तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता, तो वो होगा हमारा प्राकलन समिति। और प्राकलन समिति के कार्य क्या है, एक बार बात कर लेते हैं प्राकलन समिति के कार्य की। तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण जो करता है वो प्राकलन समिति के द्वारा किया जाता है। कैग की रिपोर्ट तैयार करती है। ठीक है, और विधेयकों की समीक्षा करती है, यानी कि विधेयक जो होते हैं, जो बिल होते हैं, उनकी जांच जो करता है वो कौन करता है, प्राकलन समिति। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोक लेखा समिति। तो हम लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो इसमें जो बात करेंगे हम, इसका कार्यकाल। सबसे पहले बात है लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है। तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो होगा वो होगा हमारा 1 वर्ष। ठीक है, और इसमें सदस्य जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। ठीक है, और जो कि 15 होते हैं हमारे लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, लोक लेखा, अब क्वेश्चन आता है हमारा लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर होगा हमारा लोक लेखा समितियों के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब आगे देखिए, इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। इसके अंदर भी जैसे कि बात करी थी हमने प्राकलन समिति की, उसमें कोई मंत्री जो होता है वो भी सदस्य नहीं होता। तो ऐसे ही लोक लेखा समिति में भी कोई सदस्य मंत्री नहीं होता। इसका कार्य क्या होता है, बात करते हैं इसके कार्य की। तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण करती है लोक लेखा समिति, कैग की रिपोर्ट तैयार करती है और विधेयकों की समीक्षा करती है, यानी कि विधेयक जो होते हैं, बिल्स जो होते हैं, उनकी समीक्षा करती है। और सरकार की कुशलता और नौकरशाही जो होती है, सरकार की कुशलता और नौकरशाही का विकास करती है। सरकार की वित्त खातों की जांच करती है।
ठीक है। सरकार के जो वित्त खाते होते हैं उनकी जांच कौन करता है? उनकी जांच जो करता है हमारा लोक लेखा समिति करती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हमें जान लेनी चाहिए इसके बारे में, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के बारे में। तो देखते हैं वो क्या है, बात करते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन माना जाता है क्योंकि इन दोनों कार्य जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन बोला जाता है क्योंकि इनके कार्य समान होते हैं। अब देखते हैं 1967 के बाद इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता चुना जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो 1967 के बाद अध्यक्ष जो होता है इसका विपक्ष का नेता होता है। और समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति जो कौन करता है? सदस्यों के अध्यक्ष, समिति जो होती है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3 पर, विशेष अधिकार समिति। और आखिरी समिति है हमारी ये विशेष अधिकार समिति। इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष होता है और इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? इसमें सदस्यों की संख्या होती है हमारी 30। ठीक है, जो कि 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं और 15 ही राज्यसभा से होते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? विशेष अधिकार समिति में लोकसभा स्पीकर द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और राज्यसभा में अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें किसकी जाती है? राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं हम इसके कार्य की। तो हम बात करते हैं कार्य की, तो इसमें क्या होगा? कार्य की बात करते हैं तो इसके कार्य में संसद के सदस्यों के अधिकारों को हनन होने से कौन रोकता है? हमारी विशेष अधिकार समिति जो होती है वो संसद के सदस्यों के अधिकारों को हनन होने से रोकती है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। कल मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।